एनसीआर के नोएडा में घर खरीदारों ने अब योगी दरबार में गुहार लगाई है। नतीजा, नोएडा अथॉरिटी ने बाकायदा अखबार में एक विज्ञापन देकर लोगों को अपनी परेशानी रखने के लिए बुलाया है। अथॉरिटी का ये कदम स्वागत योग्य कहा जा सकता है, लेकिन क्या ये भी एक दिलासा भर है? बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर से और ग्राहक दरबार लगाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आखिर कैसे मिलेंगे लोगों को उनके घर? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के फाउंडर आलोक कुमार, क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन गीतांबर आनंद साहब और कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले सिर्फ एक आपको नमूना दिखाते हैं कि आज वहां पर किस तरीके से लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी क्या मांगे रखी। वैसे तो बाकायदा जो अखबार में विज्ञापन छपा, मैं चाहूंगा वो विज्ञापन भी दिखाया जाए इस समय स्क्रीन पर। जो विज्ञापन छापा उसमें बाकायदा अथॉरिटी ने डेट्स दी हैं और अलग अलग कंपनियों और प्रोजेक्ट के नाम लिख के कहा है कि इनके लोग हमारे पास आए। आज 10 तारीख थी और आम्रपाली के प्रोजेक्ट जोडियक से जुड़े लोगों को बुलाया था। लेकिन आप आलम देखिए कि जेपी विस्टाउन, जहां 2-3 दिन पहले लोग बड़ी भारी संख्या में पहुंचे थे, हो हंगामा हुआ था, वो भी अथॉरिटी पे पहुंचे और कहा हमारी भी बात सुनिए। तो चलिए उनकी बात भी रखी गई, लेकिन आम्रपाली के ग्राहकों की क्या शिकायत थी आपको सुनवा देते हैं। कब से आपके घर का इंतजार आम्रपाली जोडियक में चल ही रहा है? मैम, मैंने इनका फ्लैट आम्रपाली जोडियक के 803 में 2010 दिसंबर में बुक किया था। उस दिन से लेके आज तक मैं अपने फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए इनके चक्कर काट रहा हूँ। तो यहाँ पर कुणाल तो घर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आम्रपाली जोडियक के 22 टावर में लोग रह भी रहे हैं और किस हालत में रह रहे हैं? रघुराज जी, किस हालत में रह रहे हैं आप लोग? देखो, आज से 2 साल पहले हमारे को पोजीशन ऑफर किया गया था। हम मना कर रहे थे कि हम पोजीशन नहीं लेंगे, बट हमारे को बोला गया कि अगर आप पोजीशन नहीं लेते हो आपको 18% पर मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम इनकम्प्लीट सोसाइटी में इस एश्योरेंस से आ गए अपनी फैमिली के साथ कि चलो जी ये ठीक कर देंगे विद इन ए मंथ और 2 साल हो गए। आज भी आप जाके देखोगे पार्किंग लॉट नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है। ये शिकायतें हैं आम्रपाली की। अब जेपी विस्टाउन वाले पहुंचे थे, एक झलक उनकी भी देख लीजिए। मैं बैठी हुई हूँ दिल्ली एनसीआर के घर खरीदारों के बीच में। जेपी में घर खरीदने का सपना अब इनके लिए मुसीबत कैसे बन गया, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। देवेंद्र यादव, सुबह से आप दफ्तर छोड़कर कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? सुबह से हम लोग निकले हुए हैं बिकॉज अधिकतर सब लोग सैटरडे संडे में जितने भी ऑफिस होते हैं, चाहे एसपीसीटी, डीएम या नोएडा होते हैं, वो लोग नहीं मिलते, तो मजबूरन होकर हमें अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इस तरह से हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी बाहर है और 2010 में आपने घर बुक किया, 90% आप पेमेंट कर चुके हैं और अब अभी तक आपका इंतजार जो है जारी है। जी हाँ मैम, ये इसके साथ साथ हम रेंट पे कर रहे हैं, होम EMI पे कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। क्या लग रहा है, घर का सपना जो है अभी तक अधूरा ही है, पूरा होता हुआ नजर आ रहा है नियर फ्यूचर में? जितना हम मार्केट में सुनते हैं और जितना हम जेपी के बारे में जानते हैं, एक ब्रांड नेम के अंदर हम आए थे, हमें ये जानकारी मिलती है कि जेपी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बट हमें तो यहाँ पर साफ बात की लोगों ने भरोसा किया एक ब्रांड नेम के ऊपर, जेपी के ऊपर, और आज ये हालत है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जहां पर 35,000 से ज्यादा यूनिट्स आने थे, सोसाइटीज आनी थी 25 से ज्यादा, वहां पर सिर्फ चुनिंदा लोगों को पोजीशन मिला और बाकी तो आज भी पोजीशन के लिए तैयार हैं। यही हाल आम्रपाली के प्रोजेक्ट का। तो ये सिर्फ एक नमूना भर है, लेकिन हालात बहुत खराब है। आलोक अग्रवाल साहब, मुझे बताइए कि अथॉरिटी ने आप बुलाया है, दरबार लगाया है, लोगों ने ट्वीट किए, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा, ये सिर्फ एक और आश्वासन है भर लग रहा है आपको, या लगता है कि यहां से उम्मीद की एक नई किरण दिखती है? विपिन, मुझे तो वाकई उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की किरण कितनी खड़ी उतरेगी ये तो भविष्य बताएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी इफेक्ट दिखाई तो दे रहा है, और ये कोई रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर थिंग्स में भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और हम लोग को अच्छा लग भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बायर्स का प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उनको घर दिला दो, तो वो घर कैसे मिलेगा? वो घर क्या एफआईआर करने से और बिल्डर को जेल में डाल भी दिए, डालना तो खैर जरूरी है क्योंकि उन लोगों ने फ्रॉड ऐसा किया है कि जेल जाना चाहिए, लेकिन इस सब के बावजूद जो हमारा घर का सपना है वो क्या पूरा होगा?
जिस तरह की व्यवस्था अथॉरिटी ने शुरू से कर रखी है, ये जो जमीनों का किस्त बांध रखा है, सैकड़ों करोड़ रुपया बिल्डरों पे अभी तक बकाया है, और जो बायर के पैसे जो लोगों ने लोन पे लेके रखे हैं वो पैसे का बिल्डरों ने क्या यूज किया, इस तरह का जो मुझे लगता है कि योगी जी को एक हाई पावर कमेटी बनाकर आगे आना चाहिए और एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहिए हर बिल्डर का, कि आखिर पता तो लगे कि ये पैसे सब गए कहां। और क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा कि बिल्डर को जेल में डालकर और हमारा घर दिला दे। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, घर दिलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की मीटिंग होती रही है अथॉरिटी के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। FIR भी पहले होती रही है, 156 दिनों पहले इतनी आसानी से नहीं होती थी, कोर्ट के थ्रू हो जाती थी, लेकिन इस सब के बावजूद घर कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा ये बड़ा सवाल है कि आपके साथ गीतांबर जी भी हैं। बिल्कुल, उन्हीं से पूछते हैं गीतांबर आनंद साहब, ये जो बड़ा प्रश्न है कि आप कार्रवाई कर दीजिए, अब अथॉरिटी भी आगे लीजिए बीच में, और वो भी एक तरीके से जन दरबार लगा रही है, लोगों को बुला रही है, अलग अलग तारीखें दी है, लेकिन क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा? देखिए विपिन, आज हमारे सामने एक ही समस्या है, वो इन लोगों को घर कैसे मिले, इसके पहले हम सोच लेते हैं, फिर बिल्डर को जेल डालना है नहीं डालना, किसको जिम्मेदार ठहराना है, क्यों ठहराना है, वो बाद में देखते हैं, पहले हम कस्टमर की सोचते हैं जी। इस समस्या का हल एक ही तरह हो सकता है, कस्टमर, डेवलपर, अथॉरिटी और बैंक एक ही कमरे में बैठे। बैंक जो है थोड़े पैसे लास्ट माइल फंडिंग बिल्डर को कर सकता है, वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव और अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव देखे कि कंस्ट्रक्शन में ही जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, लोगों को अपना मकान मिले, और जो 10% पैसे अभी लेने हैं वो पोजेशन पे, और जो पैसे हैं वो लैंड की तरफ एडजस्ट हों। मैं इसलिए कह रहा हूं बैंक, क्योंकि क्या होता है जब लोन लेते हैं डेवलपर्स, तो अगर प्रोजेक्ट रुक जाता है, जो भी नया पैसा आता है सीधे ब्याज की तरफ चला जाता है। पहले जो हुआ सो हुआ। आज जरूरी है बैंक को भी बिठाना साथ में, कस्टमर को बिठाना साथ में, अथॉरिटी को बिठाना साथ में, और डेवलपर को बिठाना साथ में, अगर हमने इसका हल निकालना है। बाकी जो जिसको सजा मिलनी है उसकी सजा दी जाएगी, अगर उसने गलती की है जरूर, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ वजहें होती हैं, उनके बारे में बाद में हम अगर बहस करें उसके बाद में डिस्कशन। लेकिन देखिए गीतांबर साहब, मैं देखिए ये इस बात को समझिए कि अब ये जो 8-10 नाम है, एक समय के तो बड़े ब्रांड नेम है, लोगों ने भरोसा किया, लेकिन मिसमैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि हर प्रोजेक्ट में मिसमैनेजमेंट है, आप भी बना रहे हैं, कुछ और लोग भी बना रहे हैं, शिकायतें छोटी मोटी सबकी होगी, लेकिन जिस स्केल की शिकायत इन प्रोजेक्ट्स के अंदर है, 35,000 घरों में से सिर्फ 5,000 की डिलीवरी, यानी एक बड़े पैमाने का मिसमैनेजमेंट तो है, आप मानेंगे? जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो उनका अपना मैटर है और उसके लिए जो भी है उस कॉन्सिक्वेंसेस वो सफर करेंगे। आज विपिन, मैं बार बार सबको यही कहता हूं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि इस वक्त आपका एक ही एम है, उन लोगों को जो EMI भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, किसी तरह से उनका प्रोजेक्ट क्यों, इसमें हमारा एक मिनट लेटस, अगर हम देखें हमारा एडवांटेज इसमें क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आधी कंप्लीट या 75% कंप्लीट बिल्डिंग्स हैं, वो डेवलपर भागा नहीं है, वो भी है। तो हम अगर इसको अपना जो हमारा ये स्ट्रेंथ है, इसको हम कैपिटलाइज करें और इन इनकम्प्लीट इमारतों को कंप्लीट करें, तो ये घर दिए जा सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इस बारे में सोचें, ना कि इस इशू को सेंसेशनलाइज करें, इसके बाद कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सकता है, ये सच है, क्योंकि बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं वहां पे। रेखा अग्रवाल जी, ये जो एक तरीका है कि एक एस्क्रो अकाउंट बना दिया जाए और अब सारा पैसा ब्लॉक कर दिया जाए, कि पहले इन घरों को आप कंप्लीट करें, उनमें जो पोजीशन बच गए वो दें, जो लोग रहने आ गए हैं, जिनको सुविधा नहीं मिली है उनको सुविधाएं दें, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फायर, वाटर, ये सारी पूरी करें, फिर आगे की कार्रवाई करें, किसको जेल में डालना है, किसको नहीं डालना है, जो भी कार्रवाई करनी है। इसको, इस आइडिया को कैसे देख रही हैं आप? जी देखिए, जो गीतांबर जी ने कहा बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूं कि गुस्सा करने से और उत्तेजित होने से काम नहीं होगा, किसी को जेल भेज के भी काम नहीं होगा, क्योंकि जो बायर है, ग्राहक है, उसको अपना मकान चाहिए, उसको किसी को जेल में भेज के या कोर्ट के धक्के लगा के उसको शांति नहीं मिलेगी कि भाई कोई पेनल्टी लगा दी आपने बायर के ऊपर, बिल्डर के ऊपर, आपने उसको जेल भेज दिया, कोई सोल्यूशन निकालना है। परंतु ये सोल्यूशन जो गीतांबर जी ने कहा, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए तो फिर भी साकार कहीं पे हो सकता है
है जहां पे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जहां पे शुरुआत भी नहीं हुई है। अगर यूनिटेक की बात करते हैं, जैसे अभी इतना जो चर्चा हो रहा है कि जो चंद्रा से अंदर जेल के अंदर भी चले गए, अब वाइल्ड फ्लावर कंट्री जो गुड़गांव के अंदर जो बन रही है उसके अंदर तो अभी खुदाई भी नहीं हुई है, वहां पर तो एक जंगल बन गया है जगह के ऊपर। तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे जिन्होंने 5-5, 6-6 साल हो गए उनको पैसा दिए हुए, 95% तक लोगों ने कर दी है, पेमेंट अपनी कर दी है, EMIs भी दे रहे हैं, सबवेंशन स्कीम के अंदर वो इतनी मुसीबत उनको हो रही है। उधर से यूनिटेक वाले कहते हैं कि भाई हम तो आपकी जो है वो उसको एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो इन लोगों का सोल्यूशन क्या निकलेगा, मुझे उन लोगों की भी बहुत चिंता है। ये तो ठीक है कि जहां पर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जैसे आम्रपाली का कह रहे हैं कि आधा अधूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा है, उसका एक सोल्यूशन निकालना है, उनका तो फिर भी कहीं पर सोल्यूशन निकल जाएगा। परंतु जहां पर शुरुआत भी नहीं हुई है, जहां पे अटर घोटाला हुआ है, और यूनिटेक और कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है और उस पैसे को उन्होंने कहीं पर डाइवर्ट कर दिया है। तो गीतांबर जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि क्या इन लोगों के लिए भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है? अभी जैसे उनकी बात करें, अभी जयपुरिया बिल्डकॉन की बात करते हैं, राजनगर एक्सटेंशन के अंदर जो बायर्स जो बिल्डर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके ऊपर इतनी सारी FIR। गीतांबर जी, ऐसे लोगों का क्या सोल्यूशन है? के अंदर जो बैंक है उन्होंने पहले वाले में तो मान भी लिया, आपने एस्क्रो अकाउंट बनाया, चीजें बना दी, जहां थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, आधा अधूरा स्ट्रक्चर है, सुविधाएं, लेकिन जहां पर कुछ नहीं हुआ, पूरा फंड साइफन हो गया, वहां क्या करेंगे? ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां काम ही नहीं शुरू हुआ, जहां लोगों ने बिल्कुल पैसे ले लिए डेवलपर ने और कुछ भी नहीं किया, वो एक बिल्कुल गलत एक्शन है। वहां जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जारी रहें, लेकिन ऐसे केसेस में कस्टमर्स का पैसा वापस कैसे किया जाए? एक एसेट अब इस केस में सिर्फ वो जमीन है, तो अगर हम एक प्रोसेस बनाएं जिसमें उस जमीन को लिक्विडेट किया जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ उनका पैसा वापस कर सकते हैं, मकान तो दे नहीं सकते क्योंकि मकान शुरू ही नहीं हुआ, उसको लिक्विडेट करके जिन लोगों का पैसा वापस देना है उनका पैसा वापस दिया जा सकता है। पर उसमें भी हमको बैंक्स को लाना पड़ेगा साथ में, और उस डेवलपर को और कस्टमर को एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा, और उस पे एक ही यही सोल्यूशन है कि जो एसेट है उसको लिक्विडेट करके कस्टमर का पैसा उनको वापस। आलोक अग्रवाल क्या कहेंगे, ये एक सोल्यूशन है? गीतांबर जी, बस एक सवाल पूछूंगी। एक मिनट रेखा जी, मैं आपके पास आता हूँ। आलोक जी क्या कहेंगे? कितना ब्याज देंगे उनके ऊपर? जी विपिन, मैं रेखा जी पहले मैं आपको बताता हूं। विपिन जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये गीतांबर जी बोलिए आलोक जी। विपिन जी, एक बात मैं बता रहा हूं कि गीतांबर जी का सॉल्यूशन सही है, लेकिन कई तो इस तरह के फ्रॉड बिल्डर है विजय माल्या टाइप जो फरारी हो चुके हैं, ऐसा अंडरग्राउंड है कि पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है उस पर लिक्विडेट करना भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जितना फंड, कई बार मैं अथॉरिटी में गया भी, और उनका फंड जितना जमा है उससे ज्यादा उनके ऊपर पेनाल्टी लगा हुआ है। तो पब्लिक का तो जो पैसा है वो तो मुझे लग रहा है वो मिलना उस तरह के फ्रॉड बिल्डर से बड़ा असंभव सा लग रहा है। और इसके ऊपर तो कुछ क्रिमिनल केस ही दायर किया जा सकता है, उनको जेल ही भेजा जा सकता है। और मुझे लगता है कि गीतांबर जी जैसे लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब इनका रिपुटेशन काफी अच्छा माना जाता है बिल्डरों में, और क्रेडाई के अध्यक्ष भी हैं, तो जितने फ्रॉड बिल्डर हैं, क्योंकि मुझे तो करीब 70% से ज्यादा बिल्डर फ्रॉड नजर आते हैं, तो उन लोगों का एक लिस्ट, मैं बहुत पहले मनोज गौर जी से भी कहा था एक चैनल में कि उनका एक लिस्ट जारी तो कर दीजिए, क्योंकि आज भी वो एक नए प्रोजेक्ट लेके कहीं ना कहीं आ जाते हैं, पार्टनर बन के आ जाते हैं, मेन नाम किसी और का रख देते हैं, और फिर वो लोगों को फंसा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे, चलिए ये एक एकदम अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि क्रेडाई जो संस्था है पूरे बिल्डरों का रिप्रेजेंटेशन करती है, और बाकायदा आप लोग कह भी रहे हैं गीतांबर साहब की हम सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी लिस्ट आ सकती है? आपसे पूछेंगे, या मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे गीतांबर जी से पूछेंगे कि क्या खुद बिल्डर्स ही ऐसे बिल्डरों की लिस्ट जारी कर सकते हैं जहां वो कहें कि इन पर भरोसा ना करें और इनके प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा ना लगाएं। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो मेरा घर मेरा हक, यहां पर बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही कि नोएडा अथॉरिटी ने बाकायदा विज्ञापन छापा और वो आगे आई है कि आइए शिकायत कीजिए कहां पर आपको पोजीशन नहीं मिला है, कहां पर आपके पास समस्या, और बाकायदा लिस्ट में नाम भी दिया किस किस तारीख को किसकी सुनवाई होगी। और यहां हम चर्चा में बात कर रहे थे, पूरा पैनल हमारे साथ है, गीतांबर साहब की क्या हम क्रेडाई की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसी चीज होती हुई देख सकते हैं जहां आप खुद ही कह दें कि जी ये है लिस्ट, आप इनसे सतर्क रहिए? तो क्रेडाई सबसे इजी वे तो ये है कि जो क्रेडाई का मेंबर है सबसे पहले आप उसी का प्रोजेक्ट देखिए,
उससे मतलब हम ये लिस्ट तो नहीं निकालेंगे किससे ना लें, लेकिन जो आदमी कड़ाई का मेंबर है उसकी एक हमारे सबका एक पीयर प्रेशर होता है कि तुम गलत काम नहीं करोगे, तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे और तुम अपने कस्टमर्स को आंसरेबल हो, अगर कल को कोई दिक्कत हो तो तुम सीजीआरएफ तो क्या ऐसे उदाहरण है गीतांबर साहब जहां पर आपका मेंबर अगर गलत काम करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं या उसे बाहर कर देते हैं? जी बिल्कुल, हमने बहुत सारे क्या है विपिन, हम लोग एक जुडिशरी बॉडी तो है नहीं, तो हमारे पास जुडिशरी पावर्स नहीं है कि उसको पनिश करें। हमारे पास एक ही वो है हथियार, वो ये है कि भाई अगर तुम सुनोगे नहीं हमारे सीजीआरएफ का फैसला तो आप अपनी मेंबरशिप लूज करेंगे। वो अपने आप में ये कल्चर हमारे कस्टमर्स को समझना चाहिए कि जो कड़ाई का मेंबर नहीं है उससे आप फ्लैट लेने से पहले 10 बार 100 बार सोचिए। जो कड़ाई का मेंबर है और उसमें भी अगर आपको कुछ शक है कि भाई हम इससे लें या ना लें, हमारे सीनियर मेंबर्स हैं जो ऑलवेज एक्सेसिबल है, उनके फोन नंबर सबके पास है, आप उनको पूछ लीजिए कि मैं एक उपभोक्ता हूं, इस प्रोजेक्ट में आपका मेंबर है, इसमें मैं फ्लैट लेने जा रहा हूं, आपकी क्या राय है। होता क्या है विपिन, जब ये नोएडा एक्सटेंशन आप समझे जब लॉन्च हुआ था, जो सब कस्टमर्स सिर्फ भाव को देख रहे थे, यार 1800 रुपए स्क्वायर फुट में फ्लैट मिल रहा है, 2000 रुपए स्क्वायर फुट में फ्लैट मिल रहा है, तो एकदम से किसी ने किसी से नहीं पूछा कि हम यहां जाके खरीदें कि ना खरीदें। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 1800 रुपए है, तो वो कोई भी आपको कैसे 1800 रुपए में पूरा फ्लैट या बिल्डिंग बना के दे देगा। आज हम सब कस्टमर्स को ये कहते हैं कि प्लीज आप लेने से पहले रेफर कीजिए, कड़ाई का एक पूरा सेक्रेटेरिएट है, वहां उस बिल्डर के क्रेडेंशियल्स पूछिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूछिए, ये भी पूछिए कि हम यहाँ लेके ना लें। लेकिन यहाँ पर गीतांबर साहब बड़ा प्रश्न यही रहा कि जो भी अभी हम नाम ले रहे हैं आज की जो अथॉरिटी की लिस्ट है वो सब बहुत ही क्रेडिटेबल बिल्डर्स रहे एक वक्त में, और आज दिक्कत होगी। रेखा कड़ाई के मेंबर रहे। जी रेखा जी, मुझे ये बताइए कि क्या नहीं सिर्फ अम्रपाली हमारे मेंबर रहे हैं, लेकिन अब वो 1.5 साल से 2 साल से हमारे मेंबर नहीं है। ना यूनिटेक हमारे मेंबर रहे हैं, ना जेपी हमारे मेंबर रहे हैं। जी तो ये गलत है कहना। हाँ, ठीक है मैं ये बात तो रेखा जी मुझे बताइए कि अब जैसा ये था कि चलिए आप लालच में आ गए, आपने सस्ते में किसी अनजान बिल्डर से खरीद लिया, लेकिन रेरा जब आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इस तरह के बिल्डर्स शायद घर ही ना बना पाए। तो क्या रेरा के आने से ये तस्वीर बदलेगी? हालांकि हमारा मूल प्रश्न अभी भी है कि जो लोग शिकार हो गए उनका क्या करेंगे, लेकिन मैं आगे की बात करूं थोड़ी। आपने विपिन जी इनफैक्ट सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। रेरा के आने से जो है मई से जब रेरा आ जाएगा हर जगह, हर राज्य के अंदर, तो ऑफ कोर्स एक उम्मीद की जो किरण है वो जगेगी सब बायर्स के लिए, पर वो फ्यूचर बायर्स के लिए होगा। जो रेरा है वो पीछे जो इतने घोटाले हो चुके हैं उस स्लेट को तो साफ नहीं कर सकता है। तो जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है, ये थोड़ा स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा रेखा जी, लेकिन जिन प्रोजेक्ट को ओसी नहीं मिला है वो भी वैसे इसके दायरे में है। जो सेंट्रल रूल है वो यही कहता है, और अलग अलग राज्यों में भी इसका प्रावधान हो रहा है। इतने सारे जी, और इतने सारे तो फ्लैट्स हम देख रहे हैं, अगर महाराष्ट्र के अंदर देखें, यहाँ पे नोएडा के अंदर भी देखें, इतने सारे फ्लैट्स जो हैं जो बिल्डर जो है बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के अंदर, मतलब जो बिल्कुल गैर कानूनी काम है उस गैर कानूनी काम को कर रहे हैं, और जो बायर्स हैं उनको पोजीशन दे रहे हैं। तो आखिर के अंदर जो बायर्स ऐसा पोजीशन ले लेते हैं वो भी गलत काम कर रहे हैं, परंतु मजबूरी है, करे क्या, उनको अपने सिर के ऊपर एक छत चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को मेरे को नहीं लगता कि रेरा से आने से के पास तो मैम ऑप्शन ही नहीं है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी आगे। जी, बायर्स के पास ऑप्शन ही नहीं, उसको तो अपने सर के ऊपर रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है हर एक इंसान के, वो उसको एक्सरसाइज करने की। चलिए, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बायर्स भी कर लेते हैं, बिना ओसी के घर ले लेते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है उनके पास? तो चलिए मुझे कर लेते हैं जी, परंतु करे क्या? एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ रेखा जी, आते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं कि आप क्या करें। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। अगर मेरा हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी चर्चा काफी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई, पूरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि घर खरीदार आखिर क्या करे, आधे अधूरे पोजीशन ले ले या फिर मना करे। आलोक जी, मुझे बताइए कि अब जबकि नोएडा अथॉरिटी सामने आई है, फाइनली आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? और संक्षेप में रखिएगा उत्तर, क्योंकि अंतिम चरण में समय मेरे पास थोड़ा कम है। सर विपिन, मुझे तो नोएडा अथॉरिटी से केवल एक उम्मीद है, केवल मेडिएशन करने से कुछ हल नहीं निकलना है। इसके लिए एक व्यापक कदम उठाना होगा,
और इसके लिए पॉलिसी चेंजेस लानी होगी। मेरा एक बहुत दिनों से अथॉरिटी से अनुरोध है, एवं योगी गवर्नमेंट से एक है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट, एवं हरियाणा ने शुरू भी किया है कई बिल्डरों के खिलाफ, जहां बहुत बड़ा घोटाला आपको नजर आ रहा है, वहां एक फॉरेंसिक ऑडिट जरूर करवाइए उसके अकाउंट का। इससे पता चल जाएगा कि आखिर लोगों का पैसा गया कहां, क्या हुआ उस पैसे का। क्योंकि एवं अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ भी कोई पैसे का कुछ गलत होता है तो रजिस्ट्रार के पास पावर रहता है कि फॉरेंसिक ऑडिट अपॉइंट कर दे। ऑडिट, चलिए, तो फॉरेंसिक ऑडिट की बात हो गई। रेखा जी, आपका सुझाव? पैसा कहां मिस? जी बिल्कुल, समय कम है। रेखा जी, शॉर्ट आपका सुझाव छोटे में। बस इतना ही कह सकूंगी कि जो बायर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के बारे में। सिर्फ एक बिल्डर के भरोसे ना बैठे रहें कि ना वो हमारा एक दिन मकान बना देगा। कोई भी एग्रीमेंट जो है उसको साइन करने के पहले जो लाइंस के बीच में पढ़ने की कोशिश करिए और लालच के अंदर मत आइए। गीतांबर साहब, अंत में आपसे कि क्या क्रेडाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन लोगों के सपोर्ट में आएगी, जो घर खरीदार है उनके सपोर्ट में आएगी और ऐसी किसी भी स्थिति में उनका साथ देगी? देखिए, जो हमारे मेंबर्स हैं और जहां पे उनका कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो डेफिनेटली क्रेडाई उसमें एक मीडिएटर की तरह से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने की पूरी अपनी कोशिश करेगी। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस मुद्दे को, इस मसले को, जहां स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनने की पूरी संभावना है, कुछ और पैसा लगा के सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बिठा के, इंक्लूडिंग बैंक्स, इसको कंप्लीट किया जा सकता है। अभी एक इतना हम अग्रेसिव ना हो, माहौल खराब है ऑलरेडी, इसको और खराब करके आपके घर आपको नहीं मिल सकते। एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना के अथॉरिटी को, कस्टमर्स को, डेवलपर को और बैंक्स को बैठ के इसका एक रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरा, जो भी है हमारे, मेरा ये कहना है कि सारे जितने इंडस्ट्री में लोग हैं सब बुरे नहीं है, लोग अच्छे बनाए हुए मकानों में रह भी रहे हैं खुशी खुशी। ये गलत है कहना कि 70% जो डेवलपर्स हैं वो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ पे कहीं भी नहीं की गीतांबर साहब, लेकिन यही जो उदाहरण सामने था उसी को रखा, उसी ने जो अथॉरिटी ने जो आज इश्तिहार छापा वो लेकर आया। और हमारी पूरी कोशिश ये, सबसे बड़ा सवाल जो आप तीनों ने उठाया कि जिन लोगों के घर फंस गए हैं, पहली प्रायोरिटी है उनको उनके घर मिल जाएं, बाकी कानूनी कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन लोगों को उनके गाड़े पैसे की कमाई का फल मिले, उनका घर मिले। तो चलिए, आज की इस चर्चा में उम्मीद यही करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने जो एक्शन प्लान लिया है ये कहीं जाके कन्वर्ट होगा, लोगों को उनके घर मिलेंगे और आगे इस तरह की कोई चीज ना हो, इसका ध्यान सभी स्टेक होल्डर्स रखेंगे। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।